एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपना क्लासरूम में। हमारी ये मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही थी, तो हम मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे देखेंगे कि भाई अब तक क्या हो चुका था और क्या हम आगे पढ़ेंगे। तो बेटा, अब तक जो पुराना वाला लेक्चर था या मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट 1 था आपका, उसमें हमने देखा था कि आप जो इतिहास है ना, हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। ठीक है। वो समय जहाँ पे हमें रिटन एविडेंस नहीं मिलते, लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, वहाँ पे हम पत्थरों से, हथियारों से, वो सारी चीज़ों से पढ़ते हैं पूरा इतिहास, तो हम उसे क्या बोलते हैं? प्री हिस्ट्री, यानी कि प्रागैतिहासिक काल। उसके भी बहुत सारे हिस्से हैं, जब एंशंट वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम कहाँ पे आते हैं? वो इतिहास आता है आपका जहाँ पे हमें रिटन एविडेंस मिलते हैं, लिखित साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं पाए, है ना। तो वो हिस्सा कौन सा कहलाता है आपका? आदि ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्ट्री। और वो हिस्सा जो आपका जहाँ पे रिटन एविडेंस मिले, लिखित साक्ष्य मिले और हमने पढ़ लिए, वो आपका कौन सा हिस्सा कहलाता है? हिस्टोरिक एरा, यानी कि ऐतिहासिक काल। और वो ऐतिहासिक काल को अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें, तो भारत का जो ऐतिहासिक काल है, उस ऐतिहासिक काल को हमने 3 भागों में, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वो क्या था आपका? एंशंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। अच्छा, वो क्यों ऐसी कैटेगरी हमने बनाई है? क्यों 3 कैटेगरी में डिवाइड किया? क्यों 3 वर्गों में विभाजित किया? उस विभाजन के पीछे कारण क्या था? और जो वर्ग होता है उसमें कुछ चीज़ कॉमन होती है, कोई कैटेगरी में कोई चीज़ कॉमन होगी तभी तो वो सेम कैटेगरी में होगा। तो वो सारी चीज़ें हम पुराने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो जिसने वो नहीं देखा वो देख लेना। वो देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और यहाँ पे जो हम चीज़ें पढ़ेंगे वो भी पुराने से थोड़ा सा लिंक होती हैं, तो आप जब वो एक सीक्वेंस में पढ़ते जाओगे तो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको समझ में आती जाएंगी, है ना। तो चलो हम आगे शुरू करते हैं। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आपके आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास की अगर मैं बात करूं, तो आधुनिक भारत का इतिहास पूरा किसके आसपास घूमता है? अंग्रेज़ों के आसपास। कैसे अंग्रेज़ भारत आएंगे, कैसे कब्जा करेंगे और कैसे भारत को स्वतंत्रता मिलेगी। जब अंग्रेज़ भारत आएंगे तो कुछ यहाँ पे यूरोप की शक्तियाँ भी होंगी, यूरोपियन पावर्स भी होंगी, और कुछ यहाँ पे भारतीय शक्तियाँ भी होंगी। तो भाई, जब अंग्रेज़ कब्जा करेंगे, कोई भी व्यक्ति जब कब्जा करता है, अपना शासन चलाता है, तो यहाँ पे जो भी उसकी चुनौतियाँ होती हैं, जो भी उसके सामने दूसरी पावर्स होती हैं, वो उन्हें ख़त्म करता है। तो मतलब अंग्रेज़ों ने क्या किया होगा भाई? यूरोपीय पावर्स को भी ख़त्म किया होगा। और जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स है, यानी कि भारत की जो देसी रियासतें थीं, उसे भी ख़त्म किया होगा, है ना। जब इन सबको ख़त्म करेंगे तभी तो भारत पर कब्जा करेंगे। तो हम पहले देखेंगे कि कौन कौन सी यूरोपीय शक्तियाँ भारत में थीं, कैसे अंग्रेज़ों ने उन्हें ख़त्म किया। फिर हम देखेंगे कि कैसे कौन कौन सी भारतीय शक्तियाँ हुआ करती थी उस समय, जिन्हें अंग्रेज़ ख़त्म करेंगे और भारत पर कब्ज़ा करेंगे। तो अगर मैं यूरोपीय शक्तियों की बात करूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में कौन कौन सी यूरोपीय शक्तियां आई थीं, तो कौन कौन सी शक्तियां थीं? पुर्तगाली हुआ करते थे, पुर्तगालियों के अलावा फ्रांसीसी हुआ करते थे, डच हुआ करते थे, ब्रिटिश खुद आएंगे, यानी कि अंग्रेज़ भी तो आए थे, वो भी तो आपके यूरोप में ही थे, है ना, यूरोपीय शक्ति थी। या डेनिस, जो डेनमार्क वगैरह से आए थे, वो सारी आपकी शक्तियाँ थी, वो सारी पावर्स थी जो भारत आएंगी, है ना। अच्छा, यहाँ पे ये याद रखना, ऐसा नहीं है कि ये इससे पहले कोई यूरोपी भारत आया ही नहीं था। इससे पहले यूरोपी भारत आए थे, लेकिन बेटा वो भारत में घूमने टहलने आए थे, यूरोपी यात्री भारत आए थे, है ना। बहुत से यात्री आप पढ़ते हो, बहुत से राजदूत या एम्बेसडर पढ़ते हो, मेगास्थनीज पढ़ेंगे आपके एंशंट इंडिया में, है ना। प्राचीन भारत के इतिहास में हम मेगास्थनीज के बारे में पढ़ेंगे। वो भारत आया था, सिकंदर भारत आया था, उसने कब्जा किया था, है ना। या फिर आपका मध्यकालीन में इब्ने बतूता भारत आया था। मध्यकालीन के सारे राजा जो थे वो विदेशी ही तो थे। कौन थे भाई? जो आपके मध्यकालीन में अकबर था या बाबर था, वो विदेशी था। लेकिन हम ये बात यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? यूरोपियंस पावर की, है ना। यूरोप से जो शक्तियाँ आई थी हम उनकी बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ हम याद रखेंगे या ये चीज़ हम समझेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई विदेश से भारत आया ही नहीं था, इससे पहले भी लोग विदेश से भारत आए थे, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूरोप की। और यूरोप में भी जो पहले भारत आए थे वो कौन से थे? आपके पुर्तगाली, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझना बेटा, यहाँ पे ये जो पुर्तगाली थे ना, बोलते हैं कि पुर्तगाली भारत आने वाले पहले यूरोपी थे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझना, ऐसा नहीं है कि यूरोप में इससे पहले कोई भारत आया ही नहीं था।
भाई इससे पहले भी यूरोप के लोग भारत आए थे, लेकिन बात यहाँ पे उन लोगों की हो रही है जिन लोगों ने भारत में आकर कंपनियां लगाई, है ना, अपने औद्योगिक या उद्योग से संबंधित स्थलों का निर्माण किया। हम उनकी बात कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं है, मैंने आपको बताया कि भाई यूरोप से पहले भी लोग आएंगे। सिकंदर आपका यूरोप की तरफ का ही था, भारत आया था, भारत पे आक्रमण किया था, लेकिन उसने भारत में कोई कंपनी नहीं लगाई थी, उसने भारत में कोई फैक्ट्री नहीं लगाई थी। तो मॉडर्न हिस्ट्री में ये जो सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस किसका है आपका? ये सीक्वेंस आपका डिस्कस कर रहे हैं हम उनका, जो यूरोप की पावर, यूरोपीय शक्तियाँ, यूरोपीय देश भारत आएंगे और अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना करेंगे। ठीक है, तो अगर सवाल पूछा जाए वो भारत आने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी, तो हम लोग आंसर क्या करेंगे? हम लोग आंसर करेंगे पुर्तगाली या पोर्चुगीज़, है ना। तो भारत आने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी? पुर्तगाली या पोर्चुगीज़। तो भारत में स्थापित पहली फैक्ट्री कौन सी यूरोपीय कंपनी या कौन सी यूरोपीय देश की थी? तो हम आंसर क्या करेंगे? पुर्तगाली, है ना। कौन सा यूरोपीय देश था जिसने भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित करी? तो भाई कौन थे? पुर्तगाली थे। ठीक है, अब पुर्तगाली भारत क्यों आए या कैसे आए, वो चीज़ समझते हैं। या आप सभी ने सुन रखा होगा कि भाई वास्को डिगामा जो था, बोलते हैं ना वास्को डिगामा ने भारत की खोज करी। तो बेटा वास्को डिगामा ने भारत की खोज नहीं करी थी, बाबर आया था विदेश से ही तो था। तो बाबर को क्या नहीं पता था हम भारत जा रहे हैं? या बाबर के समय पे व्यापार नहीं हुआ करता था विदेश से? भारत में आपके हर्षवर्धन अरबी घोड़े खरीदते थे, तो अरब वालों को पता नहीं था क्या भारत है या नहीं है? तो वास्को डिगामा ने खोज नहीं करी थी भारत की। वास्को डिगामा ने क्या किया था वो समझते हैं। देखो ये मैप आपको दिख रहा है, इस मैप में थोड़ा सा समझना। मैंने आपको बोला विदेशी व्यापार करते थे भारत से। जितने भी आपके प्राचीन भारत का इतिहास था, मध्यकालीन भारत का इतिहास था, उस समय भी भारत का व्यापार होता था विदेशों से। अब हड़प्पा के समय पे पढ़ोगे कि मेसोपोटामिया की सील या मोहरें मिली, तो भाई मोहरें वहाँ की कैसे मिली? कुछ ना कोई आता जाता तो रहा होगा ना। तो ऐसी बात नहीं कि दुनिया को भारत नहीं पता था, दुनिया को भारत पता था। और यूरोप जिसकी हम बात कर रहे हैं, यूरोप खुद व्यापार करता था भारत से। लेकिन क्या होगा, पहले जो यूरोप व्यापार करता था भारत से, वो इस रास्ते से करता था। ये आपको रास्ता दिख रहा होगा, है ना, ये रास्ता दिख रहा होगा, इस तरफ से आता था, ज़मीनी मार्ग से आता था, भारत में व्यापार करता था। देखो आप, ये इस तरफ से आ रहा है, तुर्की होता हुआ, मध्य एशिया होता हुआ, और इधर से भारत में आके व्यापार कर रहा है ना। ईरान, इराक, इधर से यूरोप से होते हुए आपने मध्य एशिया, तुर्क होते हुए ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, ये सारे होते हुए देश, और इधर से पाकिस्तान होते हुए आप भारत में आओगे, भारत से व्यापार करोगे, है ना। अच्छा, ये लोग व्यापार किसका करते थे? मसाले का, है ना। अगर पूछा जाए यूरोपीय लोग भारत से व्यापार किस चीज़ का करते थे, तो वो किसका व्यापार करते थे? मसाले का। ये जो व्यापार करते थे यहाँ से, बीच में क्या होगा आपका? बीच में यानी कि आपका 1453 में, 1453 में, 1453 में ये जो तुर्क वाला एरिया देख रहे हो ना, ये वाला एरिया, इस वाले क्षेत्र में क्या होगा? इस वाले क्षेत्र में ओटोमन साम्राज्य स्थापित होगा। ओटोमन साम्राज्य स्थापित होगा कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ पे जब ओटोमन साम्राज्य स्थापित होगा, और यहाँ पे हैं यूराल की पहाड़ियाँ, लगभग इस तरफ जो हैं वो हैं यूराल की पहाड़ियाँ। आपने सुना भी होगा कि यूराल माउंटेन्स या यूराल की पहाड़ियाँ भारत को एशिया से, सॉरी भारत कह रहा हूँ, यूरोप को एशिया से अलग करती हैं। या रशिया और यूरोप के बीच में कौन सी हैं आपकी? यूराल की पहाड़ियाँ। तो भाई देखो, यहाँ से तो कोई व्यापार नहीं हो पाएगा, और यहाँ से जो व्यापार हो रहा था, यहाँ पे ओटोमन साम्राज्य स्थापित हो गया 1453 में। तो ये जो ओटोमन साम्राज्य स्थापित हुआ था, ये साम्राज्य आपका बहुत ही, कह सकते हो, खूंखार था, बहुत ही अग्रेसिव था, बहुत ही डेंजरस था, है ना। बहुत ही खतरनाक साम्राज्य हुआ करता था, है ना। अब ये भाई जब खतरनाक साम्राज्य होगा तो ये क्या करेगा? भाई जो व्यापारी यहाँ से जाएंगे, अब जो लोग व्यापारी यहाँ से जाएंगे, ये उन पर टैक्स लगाएगा, ये उन पे टैक्स लगाएगा। तो जो यूरोप का भारत से व्यापार चल रहा था, वो व्यापार आपका प्रभावित होगा। टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा तो व्यापार में नुकसान होगा, व्यापार में नुकसान होगा तो व्यापारी उस मार्ग से, ज़मीनी मार्ग से, मतलब इस मार्ग से नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे ना। तो आपका एक एक करके टैक्स ज़्यादा लगेगा, लूट वगैरह की घटनाएं होंगी, लूट लिया जाएगा। तो मतलब कोशिश करी जाएगी कि यूरोप का भारत से जो व्यापार है ज़मीनी मार्ग से, ये व्यापार आपका कम हो जाए। या कम हो जाए मतलब जो मध्य एशिया है,
वो मध्य एशिया यूरोप पर कब्जा कर ले, या मध्य एशिया भारत का यूरोप से जो व्यापार है उस पर कब्जा कर ले। तो ऐसा होगा भी, मतलब अरब जो होगा या मध्य एशिया जो होगा, या आपका जो बात करी हमने इस्तांबुल की, इस्तांबुल में जो आपका ओटोमन साम्राज्य स्थापित होगा, उसका कब्जा हो जाएगा यूरोप पे व्यापार, मतलब भारत और यूरोप के बीच जो व्यापार था उस पर, है ना, उनके द्वारा व्यापार होगा तो उन्हें फ़ायदा होगा। अब जब भाई यूरोप के लोगों को नुकसान होगा, व्यापार पे जो उनका व्यापार चल रहा था वो बंद होगा, प्रभावित होगा, तो उन्हें नुकसान होगा। अब वो ज़मीनी मार्ग से व्यापार नहीं कर पा रहे क्योंकि खतरा है, टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, तो ये व्यापारिक मार्ग नहीं चल पा रहा। और यहाँ पे हैं आपकी यूराल की पहाड़ियाँ, उन पहाड़ियों से कैसे जाना है कैसे नहीं जाना वो रास्ता हमें नहीं पता, है ना। तो यूराल की पहाड़ियों वाला रास्ता हमें नहीं पता, और हमें पता भी नहीं हम कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं पहुँचेंगे, है ना। तो अब क्या होगा, अब जो ये पुर्तगाल था, ये छोटा सा देश देख रहे हो आप, पुर्तगाल, पुर्तगाल का जो राजा था, या इस समय कह सकते हो लक बाई चांस जहाज़ बनाना, है ना, जहाज़ यानी कि शिप बनाने की जो कला थी यूरोप में वो आ चुकी थी। यूरोप के लोग जानते थे कैसे जहाज़ बनाने हैं। अच्छा, पुर्तगाल का जो राजा था वो इन सारी चीज़ों को पसंद भी करता था, है ना, जहाज़ बनाना, जहाज़ से इधर उधर घूमना, और वो सारी ये चीज़ें पसंद किया करता था आपके पुर्तगाल का राजा। तो पुर्तगाल जो होगा, पुर्तगाल के राजा इस चीज़ को आपका प्रोत्साहित करेंगे कि जहाज़ बनाए जाएं, और उन्हें यह भी पता था कि धरती गोल है, तो अगर हम जहाज़ से कहीं पे भी जाते हैं पानी में तो हम कहीं गिरेंगे नहीं, घूम के फिर वहीं आ जाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं ज़मीन पे तो आएंगे ना। ये चीज़ उन्हें पता थी। तो इसी राजा ने जो प्रोत्साहित किया, और इस राजा यानी कि पुर्तगाली राजा के द्वारा नाविक भेजे जाएंगे, है ना, वॉयज भेजे जाएंगे, नाविक भेजे जाएंगे। उनमें से 1487 1487 में एक नाविक था जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। वो बार्थोलोमियो डियाज यहाँ से जाएगा, घूमते 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 कहाँ पहुँचेगा आपका, यहाँ पे, यहाँ से पुर्तगाल से निकला और वो कहाँ पहुँचा आपका, यहाँ पे अफ्रीका में। अफ्रीका के भी सबसे दक्षिणी हिस्से में, जो बोलते हैं हम साउथ अफ्रीका, अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से को हम क्या बोलते हैं, साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप है ये, है ना, ये जो हिस्सा आप देख रहे हो इसे क्या बोलते हैं, केप ऑफ गुड होप। तो बार्थोलोमियो डियाज जो है वो केप ऑफ गुड होप तक पहुंचेगा। अब जब वो पहुंचा यहाँ पे, उससे आगे का रास्ता उसे नहीं मिला, कोशिश करी होगी उसने, कोशिश करने के बाद रास्ता नहीं मिला, तो क्या होगा, वो यहाँ से वापस चला जाएगा। अभी तक जो वो आया था ना, वो यहाँ से वापस आपका केप ऑफ गुड होप से कहाँ चला जाएगा, पुर्तगाल वापस चला गया भाई। तो क्या हो गया, उसे बस यहीं तक का रास्ता मिला। अभी फिर खोज चल रही थी। अच्छा, जब एक देश कोई काम शुरू करता है तो उसे देख के दूसरा देश भी शुरू करता है। तो ये पुर्तगाल है ना, पुर्तगाल के जस्ट पीछे एक देश है स्पेन। पुर्तगाल के जस्ट पीछे एक देश है स्पेन। स्पेन का एक नाविक हुआ करता था जिसका नाम था कोलंबस। कोलंबस निकला भारत की खोज में। अब निकला वो भारत की खोज में था, लेकिन वो रास्ता भटक गया, कुछ और कारण रहे, उसका कंपास वगैरह सही नहीं रहा, या जो कुछ भी हुआ, है ना, उन कारणों की वजह से वो भारत की जगह कहाँ पहुँच गया आपका, अमेरिका। भारत की जगह वो कहाँ पहुँच गया, अमेरिका। इसी वजह से जो आप देखते हो कि अमेरिकन्स को कंपेयर किया जाता है इंडियंस से, बोला जाता है अमेरिकन को रेड इंडियन। कभी यूरोपियों को नहीं बोलते आप गोरे भारतीय, यूरोपियों को कभी आपने बोला वाइट इंडियंस, नहीं बोलते। अमेरिकन्स को बोलते हो आप रेड इंडियंस, ठीक है। कभी आप अफ्रीकन्स को नहीं बोलते ब्लैक इंडियंस, नहीं बोलते ना आप कभी। केवल इस वजह से मैं आपको एविडेंस देना चाह रहा हूँ, या मैं आपको ये चीज़ लिंक करना चाह रहा हूँ कि देखो, कोलंबस भारत की खोज में निकला था, गलती से उसने खोज करी अमेरिका की, अमेरिका के लिए समुद्री मार्ग की खोज करी। इसी वजह से तो हम अमेरिकन्स को कंपेयर किससे करते हैं, भारतीयों से, और किसी देश के नागरिकों को भारतीयों से कंपेयर करते हैं। और किसी को तो नहीं बोलते ना हम कि रेड इंडियन, ब्लैक इंडियन, के आपका ब्राउन इंडियन, कुछ भी नहीं बोलते ऐसा। सिर्फ आपके अमेरिकन्स को बोलते हैं रेड इंडियंस, ठीक है। तो कोलंबस ने 1492 में, 1492 में कोलंबस ने किसकी खोज करी, अमेरिका की, ठीक है। फिर आपके चलते रहेंगे भाई, ढूंढना क्या था आपको, भारत। ढूंढना आपको क्या था, भारत। भारत ढूंढना था, भारत की खोज चल रही है। तो 1498 में, 1498 में एक यात्री निकला जिसका नाम था वास्को डिगामा। 1498 में पुर्तगाल से एक यात्री निकला जिसका नाम था वास्को डिगामा। तो ये जो वास्को डिगामा था ना, ये जाएगा और केप ऑफ गुड होप तक पहुंचेगा। केप ऑफ गुड होप तक पहुंचेगा, यहाँ तक का इसे रास्ता पता था, केप ऑफ गुड होप तक का इसे रास्ता पता था। अब आगे का रास्ता कैसे मालूम पड़े, तो बेटा याद रखना, गुजरात की तरफ बहुत समय पहले से व्यापार चलता आ रहा है।
प्राचीन भारत इतिहास पढ़ेंगे, हड़प्पा पढ़ेंगे, तब भी हम देखेंगे कि गुजरात से व्यापार हुआ करता था। मतलब गुजरात विदेशों से व्यापार किया करता था। तो गुजरात में व्यापारी ज़्यादा होते हैं। आप देखते हो गुजरात में ट्रेडर्स या आपके जो बिजनेसमैन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो एक गुजराती व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल मानिक। अब्दुल मानिक या अब्दुल माजिद भी बोलते हैं कुछ सोर्सेज। तो वो अब्दुल मानिक होगा, अब्दुल मानिक या अब्दुल माजिद होगा, जिसकी मदद से आपके वास्को डिगामा घूमते 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 भारत में उस जगह पर पहुंचेगा, उस जगह पर जहां भारत में व्यापार सबसे ज़्यादा होता है, या भारत में मसाले सबसे ज़्यादा मिलते हैं। मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि अंग्रेज़ भारत क्यों आए थे, मसालों के व्यापार के लिए ना। तो देखो आपका वास्को डिगामा कहाँ पहुंचा भारत में, जहां मसाले सबसे ज़्यादा मिलते हैं। अब ये कोई तुक्का नहीं था, आप गलती से जा रहे हो तो आप उस सटीक जगह पे कैसे पहुंचे कि जहां मसाले ज़्यादा मिलते हैं। तो भाई याद रखना, अब्दुल मानिक था या अब्दुल माजिद था, जिसकी मदद से वास्को डिगामा भारत पहुंचेगा। तो केप ऑफ गुड होप में वो शायद उसे मिला होगा, उसकी मदद से वो आपका पहुंचेगा, है ना। तो हम देखेंगे कि 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज था जो केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा, या उसके बाद 1492 में कोलंबस ने किसकी खोज करी, अमेरिका की। और 17 मई 1498 में पुर्तगाली यात्री जो था, जो कौन था, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा अब्दुल मानिक की मदद से कहाँ पहुंचेगा, केरला। केरला में कालीकट, और जहाँ राजा जमहूरिन जो होंगे ना, मतलब कालीकट का जो राजा होगा जमहूरिन, वो वास्को डिगामा का स्वागत भी करता है। अब भाई आपको पता है कि जब आपके कोई विदेश से कोई व्यक्ति आता है, जब तक आपको नहीं पता कि वो कौन है, कोई अधिकारी है, कोई गवर्नर है, कोई क्या है, तब तक आप उसकी आवभगत क्यों करोगे, क्यों उसका आप स्वागत करोगे, या क्यों उसे आप अपने घर में रखोगे, है ना। तो यहाँ पे अब्दुल मालिक ने बताया होगा कि भाई ये गुजराती व्यापारी हैं, वो सॉरी, ये आपके पुर्तगाली व्यापारी हैं, व्यापार करने आए हैं। राजा को लगा होगा भाई फ़ायदा है ना। पहले भी लोग व्यापार करते थे, हमें फ़ायदा होता था, बीच में आपका व्यापार बंद हो गया था, तो राजा इसकी यहाँ पे आवभगत करेगा या उसका स्वागत करेगा। और इस तरीके से क्या होगा कि पुर्तगालियों का भारत के साथ जो व्यापार है वो दोबारा से शुरू हो जाएगा। पहले व्यापार होता था यूरोप का किससे, ज़मीनी मार्ग से, लैंड रूट से। अब जो व्यापार होगा वो किससे होगा, वो होगा आपका समुद्री मार्ग से या सी रूट से। तो याद रखना, वास्को डिगामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करी। अब ये जो व्यापार चल रहा है इसके बाद, क्योंकि व्यापार में जो आपका वास्को डिगामा आया था, वास्को डिगामा के आने के बाद यहाँ से जितना भी मसाला लेके गया था, काली मिर्च या मसाला जो लेके गया था, वो मसाला वो वहाँ जाकर बेचेगा। बताते हैं 3 महीने से आने में लगे थे भारत, 3 महीने से वापस जाने में लगे थे यूरोप, है ना, या पुर्तगाल पहुँचने में 3 महीने लगे थे, तो 6 महीने का टाइम लगा था। और इस 6 महीने के समय में जो भी खर्चा हुआ था, जितना भी जो भी खर्चा हुआ था, उस खर्चे का लगभग 60 गुना इसे फायदा हुआ था, है ना। तो देखो, आप देख लो व्यापार कर रहे हैं, ये इकलौता यूरोपीय जो व्यापार कर रहा है, तो व्यापार में कितना ज़्यादा फायदा हुआ, 60 गुना। 60 गुना जितना भी खर्चा था उस खर्चे का, ये बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जब इतना फायदा होगा तो ये चाहेगा कि भारत से व्यापार आपका कंटिन्यू रहे, भारत से हम लगातार व्यापार करते रहें समुद्री मार्ग से। तो यहाँ पे क्या होगा, वास्को डिगामा के बाद आपके एक व्यक्ति थे, ये वास्को डिगामा की शक्ल है, आप देख सकते हो। वास्को डिगामा के बाद आपका एक व्यक्ति था जिसका नाम था आपका पेड्रो अल्वारिस कैब्राल, है ना, जो भारत आएगा और भारत से व्यापार करेगा। ये आप देख सकते हो कि देखो ये पुर्तगाल, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो आपका यूरोप का मैप है, यूरोप में ये जो वाइट वाला एरिया है, यहाँ वाला जो एरिया, ये आपका क्या है, पुर्तगाल। और इसके जस्ट पीछे वाला एरिया क्या है, ये स्पेन है। और इसके जस्ट पीछे क्या है आपका, फ्रांस। तो ये आप याद रखना, ये मैप थोड़ा सा याद रखेंगे। तो पुर्तगाल का है आपका यूरोप में, और यूरोप में बिल्कुल कोस्ट के पास, तट के पास, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम। तो आपका 1500 में क्या होगा, पेड्रो अल्वारिस कैब्राल भारत आएगा, भारत से व्यापार करेगा, मसाले खरीदेगा, और मसाले खरीदने के बाद वो वापस आपका पुर्तगाल चला जाएगा, ठीक है। अगली बार फिर वास्को डिगामा को भेजा जाएगा। आप चाहते थे कि भारत से व्यापार आपका लगातार चलता रहे, कंटिन्यू रहे। तो अब क्या चाहते थे पुर्तगाली राजा,
कि आपका क्या किया जाए कि भारत में एक कंपनी की स्थापना कर ली जाए। आप बार बार आते हो, राजा आपको आवभगत करता है, राजा आपका स्वागत करता है, लेकिन ऐसी बात थोड़ी ना है कि राजा हमेशा आपका स्वागत करता रहेगा। तो वो चाहते थे कि भाई व्यापार बढ़ाना है, और व्यापार बढ़ाना है तो कोई फैक्ट्री लगाते हैं, और फैक्ट्री लगाओगे तो उस व्यक्ति को भेजोगे भाई जो भारत में जिसकी जान पहचान होगी, है ना। भारत में जान पहचान किसकी थी? वास्को डी गामा की। अब्दुल मालिक की मदद से आया था, जमहूरियत ने स्वागत किया था, तो भारत के लोग या भारत में जान पहचान तो थी ना। तो 1502 में आपका दोबारा से वास्को डी गामा भारत आएंगे। दूसरी बार वास्को डी गामा भारत आए कब? 1502 में। और यहाँ पे इनका मेन काम क्या था कि भाई इन्हें फैक्ट्री लगानी थी। तो यहाँ पे 1503 में वास्को डी गामा ने फैक्ट्री की स्थापना करी कोचीन में। तो अगर पूछा जाए कि पुर्तगाली पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई थी, तो कहाँ पे हुई थी? कोचीन में। ठीक है। या पहली पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना किसने करी थी? किसने करी थी भाई? वास्को डी गामा ने करी थी। कहाँ करी थी? कोचीन में करी थी। यूरोप की पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित हुई थी? कोचीन में हुई थी, क्योंकि पहले यूरोपी कौन थे? पुर्तगाली थे। ठीक है। तो अगर इस तरीके से कोई भी सवाल आता है कि पहली यूरोपी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? कोचीन में हुई। पहली पुर्तगाली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? कोचीन में हुई। कोचीन में हुई। पहली यूरोपीय फैक्ट्री की स्थापना किसने करी? वास्को डी गामा ने। पहली पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना किसने करी? वास्को डी गामा ने। कौन सा राज्य लगता था भारत का? तो केरला राज्य लगता था। स्थान कौन सा था? कोचीन था। ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आपका व्यापार जो होगा वो चलता जाएगा, मतलब इस तरीके से भारत में एक नियमित व्यापार होने लगेगा पुर्तगालियों के साथ समुद्री मार्ग से। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझना, तो आपने देखा था कि भारत का जो रास्ता रोका था, रास्ता किसने रोका था? रास्ता रोका था मध्य एशिया के लोगों ने। मध्य एशिया के लोगों ने मध्य एशिया के लोगों ने रास्ता क्यों रोका था? क्योंकि भाई वो चाहते थे कि हमारे थ्रू व्यापार हो, हमें फ़ायदा हो। तो यहाँ आप देखते हो, और मध्य एशिया के लोग यानी कि आपका अरब हो गया, ओटोमन साम्राज्य हो गया, ये देखेंगे कि अंग्रेज़ जो हैं, यूरोपी जो हैं, वो आपके कहाँ से आ गए? समुद्री मार्ग से आ गए। तो वो चाहेंगे कि समुद्री मार्ग का जो इनका व्यापार है वो बंद किया जाए, है ना, या समुद्री मार्ग से जो व्यापार हो रहा है उस पर रोक टोक लगाई जाए, उस पर कोई प्रतिबंध लगाया जाए। यहाँ पे आप डीप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप ये भी देखोगे कि भाई यहाँ पे यूरोपी जो आते थे, पुर्तगाली जो आते थे, इनके जहाज़ के जहाज़ जला दिए जाते थे, है ना। 1501 में ऐसे भी एविडेंस मिलते हैं, ऐसे भी साक्ष्य मिलते हैं। विकिपीडिया बोलता है कि इनके सारे जहाज़ जला दिए थे 1501 1502 में पुर्तगालियों के। किनके द्वारा? अरब वाले लोगों के द्वारा, या चाइना की तरफ के जो व्यापारी थे उनके द्वारा। वो नहीं चाहते थे कि ये लोग व्यापार करें, है ना, ताकि उन्हें नुकसान हो। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें होंगी। तो भाई अब इन्हें क्या है, पुर्तगालियों को क्या फ़ायदा है? भाई पुर्तगालियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। देख रहे हो, 60 गुना तक मुनाफा हुआ। तो वो चाहते थे व्यापार आपका जारी रहे या कंटिन्यू रहे। ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझना कि देखो, ये भारत अगर मैं बनाऊँ तो ये भारत है, भारत का प्रायद्वीप या पेनिनसुला पार्ट है। और इस तरफ आपका कौन सा सी या कौन सा सागर है? अरब सागर। इस तरफ कौन सा है? अरबियन या अरब सागर। अरब सी है ना, अरब सी। तो ये जो अरब सी है या ये जो अरब सागर है, तो अरब सागर अरब या आपके अरब के नाम पे रखा गया है। सऊदी अरबिया या अरब के नाम पे क्यों रखा गया है? क्योंकि अरब के लोगों का प्रभाव था। भाई जिसकी जहाँ पे ताकत होगी, जिसकी जहाँ पे शक्ति होगी, उसी का बोलबाला होगा। तो इस पानी में, यही जो पानी का हिस्सा है, ये जो सी का पार्ट है, यहाँ पे अरब के लोगों का प्रभाव ज़्यादा था। इसी कारण से क्या होगा कि इसका जो नाम रखा जाएगा वो क्या रखा जाएगा? आपका अरब सागर। और पुर्तगाली कहाँ से आ रहे हैं? भारत अरब सागर से होते हुए आ रहे हैं। पुर्तगाली भारत कहाँ से आ रहे हैं? अरब सागर से होते हुए आ रहे हैं। तो अरब के लोग नहीं चाहेंगे ये आएँ। तो क्या होगा? अरब के लोग जो होंगे या अरब के जो समुद्री मार्ग में लोग जो होंगे वो इन्हें परेशान करेंगे। और पुर्तगालियों को पता था कि भैया हमें व्यापार करना है, तो हम ज़मीनी मार्ग तो खो चुके हैं, ज़मीनी मार्ग से व्यापार बंद हो चुका है, तो हमें समुद्री मार्ग से करना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या होता है? तो अब यहाँ पे आपके पुर्तगाली जो होते हैं वो अपने सैन्य अधिकारी, सेना के जो अधिकारी होते हैं, सेनापति बोल लो, गवर्नर बोल लो, वो लोग वो भेजना शुरू करते हैं। तो पहला जो पुर्तगाली गवर्नर आता है वो आता है आपका 1505 में। उसका नाम क्या होता है? फ्रैंको डी अल्मीरा, है ना, या डी अल्मीड़ा याद रखेंगे। तो पहला जो पुर्तगाली गवर्नर था वो आया, वो कब आया? आपका 1505 में। उसका नाम क्या था?
डी अल्मीडा। डी अल्मीडा भारत आएगा पुर्तगाली गवर्नर के रूप में, ठीक है। इससे पहले जो आ रहे थे वो आपके व्यापारी थे। अब कौन आया? आपका गवर्नर आया। और गवर्नर क्यों आया? क्योंकि जो आपका समुद्र में पुर्तगालियों को एक प्रतिरोध या एक आपका पनिशमेंट तो नहीं बोलूँगा, एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, है ना, अरब लोगों के द्वारा। वो प्रॉब्लम को झेलने के लिए, उस प्रॉब्लम का सुलझाने के लिए, या उसका जो भी सॉल्यूशन हो वो देखने के लिए। तो यहाँ पे जब डी अल्मीडा भारत आएगा और डी अल्मीडा देखेगा कि भाई हम लोग जो हैं वो कमज़ोर हैं, हम लोग अभी अभी भारत आए हैं, हम लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं, अरब के लोग बिल्कुल पास में रहते हैं, तो अरब के लोग ज़्यादा ताकतवर हैं। तो ये यूरोपियों का नेचर था कि जब भी यूरोप के कोई भी देश कमज़ोर होगा तो वो क्या करेगा? संधि समझौते कर लेगा, संधि कर लेगा, समझौते कर लेगा, ट्रीटीज़ कर लेगा, एग्रीमेंट कर लेगा। और जब वो ताकतवर होगा तो आपका हमला करेगा, है ना। यही काम आपका किसने किया? अल्मीडा ने। अल्मीडा ने यहाँ पे शुरू करी थी ब्लू वाटर पॉलिसी। अल्मीडा ने शुरू करी थी शांत जल की नीति। अल्मीडा ने क्या बोला अरब के लोगों से कि भाई आप अपना व्यापार करो, हम हमारा व्यापार करते हैं, आप हमें परेशान मत करो, हम आपको परेशान नहीं करते, शांतिपूर्ण तरीके से आपका व्यापार चलता रहे, है ना। इस तरीके से एक समझौता हुआ था अल्मीडा और अरब के लोगों के बीच में, जिसे हम क्या बोलते हैं कि शांत जल की नीति, या बोला जाए नीले जल की नीति। याद रखना, ब्लू वाटर पॉलिसी भी बोला जाता है इसी शांत जल की नीति को, है ना। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मीडा ने शुरू करी। अब अल्मीडा बड़ा चालाक था। अल्मीडा जो था बहुत चालाक था, यूरोपीय लोग बहुत चालाक होते हैं। तो उसने क्या किया कि भाई ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू करते हैं, लेकिन उसे पता था कि भैया कि जब तक नौसेना मेरी कमज़ोर है तब तक अरब के लोग जब मन किया वो मना कर दें ब्लू वाटर पॉलिसी से, तो मैं क्या कर लूँगा। अगर अरब के लोग मना कर दें कि हम तुम्हारी संधि को नहीं मानते, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता था। तो अल्मीडा ने क्या किया? अपनी नौसेना को ताकतवर बनाना शुरू किया, है ना। तो अल्मीडा ने जो पुर्तगाली नौसेना थी उसकी शक्ति स्थापित करना शुरू किया, ताकि क्या हो कि अगर कहीं पे कोई बात भी होती है तो आपकी नौसेना इतनी ताकतवर हो कि आप उस चीज़ को फेस कर सको। और इसने अपनी नौसेना इतनी ज़्यादा ताकतवर बनाई कि आप देखते हो कि 1498 में पुर्तगाली थे जो भारत व्यापार करने आए थे। इसके बाद जो भी आपकी दूसरी कंपनी आती है वो कब आती है? 1600 में। तो लगभग आप देखते हो 100 साल के करीब का गैप है। यूरोप में जब अगर व्यापार चल रहा है भारत से, पुर्तगाल भारत से व्यापार कर रहा है, तो 100 साल तक क्या किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि पुर्तगाल भारत से व्यापार कर रहा है? या कोई और कंपनी चाहेगी ही नहीं कि वो भारत आए और भारत से व्यापार करे। जब उन्हें पता है ना भारत से व्यापार करने में फ़ायदा हो रहा है, तो वो लोग चाहेंगे कि वो भारत आएँ, भारत से व्यापार करें। लेकिन पुर्तगाली नौसेना इतनी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी थी कि वो किसी को भारत आने ही नहीं देगी। और भारत से अकेले व्यापार करेगा कौन? पुर्तगाल। सारा मुनाफा कौन खाएगा? पुर्तगाल, है ना। यही कारण था कि पुर्तगाल की नौसेना इतनी ताकतवर रही, कोई और यूरोपीय कंपनी जो होगी वो भारत में स्थापित नहीं होगी। अब आगे हम देखें कि भाई एक आपने गवर्नर आया, उसने अपना काम किया। अब आपके गवर्नर कोई राजा तो है नहीं कि जब तक भाई जिंदा रहेगा तब तक वो राजा रहेगा। कुछ साल बाद आपके गवर्नर होंगे वो चेंज हो जाएंगे। अब जो गवर्नर आएंगे 1509 में, उनका नाम था आपके अलबुकर्क। अलबुकर्क दूसरे पुर्तगाली गवर्नर के रूप में भारत आएंगे। अब अलबुकर्क को क्या काम करना था कि भाई नौसेना आपकी ताकतवर है, मतलब समुद्र में आपका कब्जा है। अब आपको अपना कब्जा स्थापित करना था भारत की ज़मीन पर, भारत की धरती पर। 1503 में एक फैक्ट्री तो लगाई थी, लेकिन वो एक फैक्ट्री थी, कब्जा तो नहीं था वो आपका, है ना। तो अल्बुकर्क ने क्या किया कि आप देखोगे, आप पढ़ोगे कि आपका एक बीजापुर साम्राज्य हुआ करता था। बीजापुर साम्राज्य जो था वो पहले एक साम्राज्य था बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य 5 भागों में टूट गया था। अहमदनगर, गोलकुंडा, बेरार, बीदर और बीजापुर, इन 5 भागों में टूटा था। कौन कौन से थे? अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बेरार और बीदर। तो इसमें से जो बीजापुर था, कोई भी साम्राज्य जब छोटे हिस्सों में टूटता है तो उसकी शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है, उसकी पावर कम हो जाती है। और उस कम शक्ति का फ़ायदा किसने उठाया? अल्बुकर्क ने। तो अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर का जो राजा था आदिल शाह यूसुफ, उसको हराया और गोवा को जीत लिया। कहा जाए कि 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा छीन लिया। किससे छीना? बीजापुर से। और ये जो गोवा छीना था ना इन्होंने, ये लास्ट तक जो पुर्तगालियों का एक केंद्र रहेगा,
वो कौन रहेगा? गोवा रहेगा, है ना। आप अभी भी देखते हो कि पुर्तगाली लोग गोवा में ज़्यादा हैं। पुर्तगाली जनसंख्या जो है, पुर्तगाली मूल के जो व्यक्ति हैं वो गोवा में ज़्यादा मिलते हैं आपको। कारण क्या था कि भाई यहीं से वो आपके बसना शुरू हो जाएंगे और पुर्तगाल का केंद्र बन जाएगा। गोवा जो है ना वो पुर्तगालियों का एक केंद्र बन जाएगा, ठीक है। अल्बुकर्क ने पहला काम क्या किया आपका, कि बीजापुर से गोवा छीन लिया। अब भाई अल्बुकर्क आपका दक्षिण भारत में आया था, पुर्तगाली कहाँ आए थे? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत के लोग लड़ाइयाँ बहुत पसंद करते हैं, तो जब दक्षिण भारत के लोग लड़ाइयाँ पसंद करते हैं तो भाई जाहिर सी बात है कि इन्हें भी लड़ाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा, इन्हें भी लड़ाइयाँ झेलनी पड़ रही होंगी। तो उसका एक सोल्यूशन निकाला आपके अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क जी ने उसका क्या सॉल्यूशन निकाला? उसका अल्बुकर्क ने क्या किया कि पुर्तगाली पुरुषों को प्रोत्साहित किया कि आपका वो भारतीय महिलाओं से शादी करें। पुर्तगाली पुरुषों को प्रोत्साहित किया कि वो भारतीय महिलाओं से शादी करें और भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई। पुर्तगाल ने या अल्बुकर्क ने अपने अधिकार क्षेत्र में भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई, तो कुछ उदारवादी काम भी किए और प्रोत्साहित भी किया उन्हें शादी के लिए। अब भाई जब शादी हो गई पुर्तगालियों की भारत में, जाहिर सी बात है कि अब वहाँ पे पुर्तगाली जिनकी शादी हो गई उन्हें तो नहीं पीटेंगे, है ना, क्योंकि भारतीय समाज में दामाद की इज्जत बहुत ज़्यादा होती है। तो अब भाई कोई भी भारतीय अपने दामाद को तो नहीं पीटेगा और अड़ोस पड़ोसियों को भी नहीं पीटने देगा। बोलेंगे ना कि भाई हमारे दामाद हैं, है ना, तो हमारी बेटी से इनकी शादी हुई है तो आप इन पर हाथ नहीं उठाओगे, आप इनके खिलाफ़ नहीं जाओगे। तो यहाँ पे जो पुर्तगालियों का एक विरोध था, जो भारतीयों द्वारा विरोध किया जाता था पुर्तगालियों का, वो चीज़ थोड़ा सा समर्थन में परिवर्तित हो जाएगी या विरोध वो जो होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इस तरीके से आपकी चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी। सारे गवर्नर अब नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे। इसके बाद जो आपके इम्पोर्टेंट गवर्नर आए थे वो कौन थे आपके? 1529 में, 1529 में, जिनका नाम था नीनो डी कुन्हा। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और रह गई, 1524। तो 1524 में तीसरी बार वास्को डी गामा भारत आएंगे और इस बार जो वास्को डी गामा भारत आए वो भारत आएंगे गवर्नर बन के। इससे पहले जो 2 बार आए थे वो व्यापारी बन के आए थे, इस बार गवर्नर के रूप में आएंगे, है ना। तो 1524 में वास्को डी गामा पुर्तगाली गवर्नर के रूप में भारत आएंगे। भारत में सारी चीज़ें वास्को डी गामा की वजह से थीं, पुर्तगालियों की, तो उन्होंने इज्जत दी पुर्तगालियों ने वास्को डी गामा को और गवर्नर बना के भारत भेजा। उसके बाद 1529 में आपके भारत में गवर्नर कौन आएंगे? जिनका नाम था नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा पुर्तगाली गवर्नर के रूप में भारत आएंगे और नीनो डी कुन्हा के द्वारा 1530 में गोवा को राजधानी बनाया जाएगा पुर्तगाल की, है ना। मतलब पुर्तगालियों की भारत में जो राजधानी थी वो अब तक हुआ करती थी कोचीन। 1530 से पहले पुर्तगालियों की जो भारत में राजधानी थी ना वो क्या थी? कोचीन। और 1530 के बाद भारत में पुर्तगालियों की राजधानी कौन बनेगा? गोवा। तो यहाँ से आपकी जो राजधानी होगी वो गोवा ही रहेगी आखिरी तक। पुर्तगालियों की राजधानी क्या रहेगी? गोवा, ठीक है। तो इस तरीके से पुर्तगाली भारत पे शासन करना शुरू करते हैं, भारत पे धीमे से हल्के से कब्जा करते हैं, अपने आप को स्थापित करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, बाद में अंग्रेज़ आएंगे। बाद में कौन आया? अंग्रेज़। तो जब भैया अंग्रेज़ भारत आएंगे तो अंग्रेज़ पुर्तगालियों को हराएंगे, और पुर्तगालियों को हराएंगे, पुर्तगालियों की शक्ति को कम करेंगे, पुर्तगालियों का राजनीतिक महत्व, पॉलिटिकल जो इनकी पावर थी वो ख़त्म करेंगे, है ना। तो देखना क्या हुआ कि भाई 1556 में पुर्तगालियों ने लगाया था भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस। 1556 में पुर्तगालियों ने लगाया था भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस, जो कहाँ पे स्थापित हुआ था? गोवा में। ये स्थापित हुआ था गोवा में। तो ये भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस था जो किसके द्वारा लगाया गया? पुर्तगालियों के द्वारा। उसके बाद जैसे ही अंग्रेज़ 1608 के करीब भारत आएंगे, अंग्रेज़ों की गुजरात की तरफ लड़ाई होगी पुर्तगालियों से, बैटल ऑफ चौल, चौल का युद्ध होगा। उसके बाद एक और युद्ध हो जाएगा, बैटल ऑफ स्वाली, है ना, उसी के आसपास वाला क्षेत्र है। तो बैटल ऑफ स्वाली होगा 1612 में। और ये जो बैटल ऑफ स्वाली हुआ था ना, अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों को बहुत ढंग से हराया था, समझ सकते हो ना, कि मतलब कूट दिया था ढंग से। तो जब भाई अंग्रेज़ जो होंगे वो पुर्तगालियों को ढंग से हरा देंगे तो पुर्तगालियों को पता है
तो भाई अंग्रेज़ ताकतवर हैं, ब्रिटिशर्स ताकतवर हैं, और ताकतवर हैं तो अब इनसे लड़ाई लड़ने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ना अवॉइड करेंगे पुर्तगाली, या कोशिश करेंगे लड़ाई ना हो। तो भाई अंग्रेज़ ताकतवर हैं, बाद में पुर्तगाली क्या करेंगे, इनकी एक राजकुमारी हुआ करती थी ब्रिगेंजा कैथरीन। तो 1662 में ब्रिगेंजा कैथरीन का विवाह हो जाएगा किससे, पुर्तगाली राजकुमारी ब्रिगेंजा कैथरीन थी, उनका विवाह हो जाएगा ब्रिटिश के जो राजा थे चार्ल्स सेकंड या चार्ल्स द्वितीय से। चार्ल्स द्वितीय से शादी हो जाएगी। शादी हो गई, वैवाहिक संबंध है, तो अब आपकी कोई लड़ाई झगड़ा जो होगा वो कम से कम होगा या नहीं होगा। और यहाँ पे क्योंकि भारत में शादी हुई है तो दहेज मिलेगा। दहेज में आपके अंग्रेज़ों को क्या मिला, मुंबई, या पहले बम्बई पे कब्ज़ा किसका था, पुर्तगालियों का। बाद में ये जो कब्ज़ा होगा, ये जो बम्बई का प्रशासनिक व्यवस्था होगी वो सौंप दी जाएगी अंग्रेज़ों को। इस तरीके से आपका क्या होगा, पुर्तगालियों की जो शक्ति होगी भारत में वो ख़त्म हो जाएगी। 2 पॉइंट याद रखेंगे, 1612 स्वाली का युद्ध, अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों को हरा दिया, और बाद में 1662, क्योंकि 1662 में राजकुमारी की शादी करवा दी। मतलब अब पुर्तगालियों का जो राजनीतिक महत्व है, जो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, वो आपका लगभग लगभग ख़त्म हो गया। इसके अलावा पुर्तगालियों से 1-2 सवाल और बनते हैं, जैसे आपका भारत में तंबाकू और आलू की जो खेती थी वो किसने शुरू करी थी, पुर्तगालियों ने, है ना। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसने लगाया, पुर्तगालियों ने 1556 में। ठीक है, इस तरीके के सवाल कुछ और बनते हैं। या फिर आपके कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो भाई ये क्वेश्चन है कि पुर्तगाली या यूरोप जो थे वो भारत में स्थापित कब हुए, 1498 में। पुर्तगाली भारत में पहली बार कब आए, 1498 में। पहली पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना भारत में कब हुई, 1503 में। भारत आने वाले पहले यूरोपी कौन थे, पुर्तगाली। भारत छोड़कर जाने वाले आखिरी यूरोपी कौन थे, आपके पुर्तगाली। 1661 में गए थे ना गोवा से, 1961 में गए थे ना ये गोवा से। इस तरीके से, और भारत पुर्तगाली लोग या आपके यूरोपी लोग क्यों आए थे, क्या उद्देश्य था, मसालों का व्यापार। या फिर आपका पुर्तगाली शक्ति का भारत में असली संस्थापक कौन था, तो वो कौन था आपका, अल्बुकर्क। भाई अल्मीडा ने ज़मीन में शक्ति स्थापित नहीं करी थी, अल्मीडा ने पानी में या अरब सागर में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करी थी। लेकिन जो अल्बुकर्क ने गोवा जीता था, तो अल्बुकर्क ने आपका कहाँ शक्ति स्थापित करी, ज़मीन पर, है ना। तो अल्बुकर्क द्वारा भारत में पुर्तगाली शक्ति को स्थापित किया गया था, या पुर्तगाली शक्ति का भारत में असली संस्थापक कौन था, अल्बुकर्क। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके आगे जो आपके और भी कंट्रीज़ हैं और भी देश हैं वो पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे, और हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो थैंक्स फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। हैव अ वंडरफुल डे।